नमस्कार, अवतार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने किया सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का शुभारंभ। उत्तराखंड बना जीआईपी लॉन्च करने वाला पहला राज्य। मुख्यमंत्री बोले, विकास और पर्यावरण संरक्षण में आगे बढ़ रहा राज्य। लोकसभा चुनाव में मिला हार के कारण को जानने में जुटी है कांग्रेस। लोकसभा व नेताओं से हो रही चर्चा, हाईकमान को भेजी जाएगी रिपोर्ट। ठोस रणनीति पर होगा काम। राजधानी दून में बन रहे शैर्यधाम को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। निर्माण कार्यों में करोड़ों का घोटाला। शहीदों की मिट्टी में भी कमीशन का खेल। देहरादून में यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए नया ट्रैफिक प्लान लागू। 21 स्कूलों के खुलने और छुट्टी के समय में हुआ बदलाव। जाम के जाम से मिलेगी निजात। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का शुभारंभ किया है। सीएम धामी ने कहा कि आज का दिन राज्य के लिए महत्वपूर्ण है। देश ही नहीं बल्कि विश्व के अंदर उत्तराखंड ऐसा राज्य है जिसने सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक को शुरू किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास के साथ हम पर्यावरण संरक्षण में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो आज का दिन हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि आज पूरे देश के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर उत्तराखंड पहला राज्य ऐसा बना है जहां पर जीपी यानी कि सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक यानी कि जीपी इंडेक्स, इसको आज जो है लॉन्च किया गया, आज इसका उद्घाटन किया गया है। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर निर्माण मामले में धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब कोई भी चारधाम के नाम पर कहीं भी मंदिर नहीं बना सकता। इस पर धामी सरकार ने रोक लगा दी है। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि दिल्ली केदारनाथ मंदिर का मामला गरमाने के बाद ही सरकार आखिर क्यों जागी। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में मंदिर निर्माण पर हुआ बवाल तो जागी धामी सरकार। कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला। चारधाम के नाम पर नहीं होगा मंदिर का निर्माण। दिल्ली के केदारनाथ मंदिर के निर्माण को लेकर पूरे उत्तराखंड में खूब हंगामा हुआ। विपक्ष से लेकर तीर्थ पुरोहितों ने धरना प्रदर्शन किया। साधु संतों ने भी इस पर नाराजगी जाहिर की तो प्रदेश की धामी सरकार जागी और इस मामले में बड़ा फैसला ले लिया। धामी कैबिनेट ने फैसला लिया कि चारधाम के नाम पर ना तो कोई ट्रस्ट बनेगा और ना ही कोई मंदिर, और यदि ऐसा होता है तो सरकार इसके लिए कड़े विधिक प्रावधान लागू करेगी। लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि दिल्ली में जो केदारनाथ मंदिर के नाम पर ट्रस्ट बना दिया गया है, आखिर अब उसका क्या होगा। साथ ही दिल्ली के बाद तेलंगाना में भी केदारनाथ मंदिर के नाम पर भूमि पूजन की खबर सामने आ रही है। क्या सरकार इन तमाम मामलों में हस्तक्षेप करेगी? साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि दिल्ली में केदारनाथ मंदिर निर्माण को लेकर जब खूब हंगामा खड़ा हुआ तब सरकार ने मामले का संज्ञान लिया। यदि तीर्थ पुरोहित शांत रहते तो दिल्ली में इसी नाम से मंदिर का बनना तय था। देखिए, मैं प्रारंभ से कहता हूं कि इस देवभूमि के देवतुल्य स्वरूप को बनाए रखने के लिए पुष्कर सिंह धामी जी का जो योगदान है वो सदैव यहाँ की जनता याद करेगी। कल का ऐतिहासिक निर्णय हुआ है। मंदिर बनने पे कहीं रोक टोक नहीं। श्रद्धा के हिसाब से व्यक्ति अपना मंदिर, अपने आराध्य देव का मंदिर बना सकता है। लेकिन क्योंकि उत्तराखंड के चार धाम, बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम, इस धाम के नाम पर धाम जोड़ते हुए मंदिर के नाम पर जो कल कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि इस प्रकार की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी, मैं इस निर्णय का स्वागत करता। देखिए, जैसे मैंने पूर्व में भी कहा था कि हमारे पास इस प्रकार के कुछ शिकायतें पूर्व में भी आई थी कि केदारनाथ अथवा बद्रीनाथ धाम के नाम का उपयोग उनके फोटो, वीडियो इत्यादि का व्यावसायिक या अन्य कारणों से या ट्रस्ट या संस्था गठित करके चंदा एकत्र करने का कुछ लोग कोशिश में लगे रहते हैं और वो करते रहते हैं। तो इस प्रकार की शिकायतें आई थी। हम उनका विधिक परीक्षण करा ही रहते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री, जब इस बीच ये प्रकरण आया दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाने का, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मामले का तत्काल संज्ञान लिया। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत गंभीरता से इस विषय को लिया। और जो विगत दिवस जो कैबिनेट की बैठक हुई है, कैबिनेट की बैठक में इस पर विस्तार से चर्चा हुई है और कैबिनेट ने इस पर कानून बनाने के लिए, प्रावधान तय करने के लिए निर्णय लिया है।
बता दें कि दिल्ली में बनने जा रहे केदारनाथ मंदिर का कुछ समय पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भूमि पूजन किया था, जिसके बाद से ही उत्तराखंड के साधु संत और तीर्थ पुरोहित लगातार विरोध करते रहे, जिसे देखते हुए प्रदेश की धार्मिक सरकार को ये फैसला लेना पड़ा। कैबिनेट में एक प्रस्ताव पारित किया गया, चारों धामों के नाम पर अब कोई मंदिर नहीं बनाया जा सकता। यह सुनकर ही मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का चारों धामों की ओर से हार्दिक धन्यवाद एवं स्वागत करता हूं। कल उन्होंने जो है कैबिनेट में बहुत अच्छा फैसला लिया है। कोई भी व्यक्ति अब जो है चारों धाम के नाम पर कुछ भी न तो ट्रस्ट बना सकता है न कोई मंदिर बना सकता है, क्योंकि सियासी जानकार मानते हैं कि आगामी केदारनाथ उपचुनाव के लिए तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी सत्ता पक्ष पर भारी पड़ सकती थी, जिसे ध्यान में रखते हुए समय रहते धार्मिक सरकार ने जनभावनाओं के पक्ष में फैसला लिया और चारधाम के नाम पर किसी भी दूसरे मंदिर या ट्रस्ट बनाने पर रोक लगा दी। लेकिन देखना होगा कि दिल्ली और तेलंगाना में केदारनाथ धाम के नाम पर भूमि पूजन और मुंबई में बने बद्रीनाथ मंदिर को लेकर आखिर सरकार क्या कदम उठाती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष जंगवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हल्द्वानी में सांसद अजय भट्ट की अध्यक्षता में हुई बैठक में विधायक मोहन सिंह बिष्ट और डीएम के बीच तीखी बहस देखने को मिली। दरअसल गौला नदी में आपको बता दें कि चैनलाइजेशन को लेकर बहस हुई। विधायक ने बताया कि उनके क्षेत्र में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, अधिकारी लापरवाह बने हैं। उधर डीएम ने कहा कि सीएम की आज्ञा का पालन करते हुए जरूरी कार्य किए जा रहे हैं। मामला बढ़ता देख सांसद अजय भट्ट ने हस्तक्षेप कर सिंचाई विभाग का यहां चैनलाइजेशन का काम करने के निर्देश दिए। छोट-मोट बातें होते रहती हैं, कहीं पर मैंने कहा ना कि मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है, वो सुलझ जाती हैं। पारिवारिक बातें हैं, ऐसी बातें होती रहती हैं और उसके बाद जब सुलझ गई, देखिए कोई भी जनप्रतिनिधि हो, कोई भी अधिकारी हो, सबका लक्ष्य है कि जनता को अधिकात्मक हम अधिक से अधिक जो है उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखें। इस तरह की दिक्कतें थी, विभागों में आपस में तालमेल न होने की वजह से ये सुरक्षा के कार्य, क्योंकि सरकार की ओर से पैसे की कोई कमी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी आप लोगों ने जानकारी ली होगी 10-10 करोड़ एक जिले के और दे दिया है कि किसी भी प्रकार से आपदा कार्यों में, राहत कार्यों में जो बाढ़ सुरक्षा के कार्य हैं उनमें कोताही न बरतें। उधर हल्द्वानी पहुंची विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने जनप्रतिनिधियों की अनदेखी पर अधिकारियों को कर्तव्य का पाठ पढ़ाया। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने कहा कि अधिकारी और जनप्रतिनिधि जनता की समस्याओं को सुनने और उनके समाधान के लिए ही हैं, इसीलिए समस्याओं के निस्तारण लापरवाही और देरी इसमें न बरती जाए। देखिए, ये बातें सदन में भी आती हैं और हम लोग बार बार इस बात को कहते हैं कि जनप्रतिनिधि कोई हो, प्रधान से लेकर विधायक हो, एमपी हो, कोई भी हो, बहुत आवश्यक है कि क्योंकि आखिर हम अपनी बात जनता की बात कहने आते हैं और जनता की बात को सुनने के लिए, उस बात का समाधान करने के लिए अफसरान बैठे होते हैं। और अफसरान से भी कहना चाहूँगी कि सेंसिटिवली सुन लें, हर काम नहीं होता है, लेकिन अगर हम चीज़ों को सुन लें, समझ लें और समझा दें तो आम जनता या कार्यकर्ता सब लोग समझते हैं उस चीज़ को। लोकसभा चुनाव में हार के बाद उत्तराखंड कांग्रेस समीक्षा बैठक कर रही है। बैठक के दूसरे दिन टिहरी, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल की समीक्षा की गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि उपचुनाव में जीत से पार्टी का मनोबल बढ़ा है, लेकिन लोकसभा चुनाव में हार की वजह क्या रही, इसे लेकर मंथन किया जा रहा है। मैं खुश हूँ कि पूनिया साहब ऐसे व्यक्ति को भेजा है जिनके पास एक लंबा प्रशासनिक अनुभव है, बड़े बड़े उच्च पदों में वो प्रशासन में रहे हैं, उसके अलावा राजनीतिक अनुभव भी है, लोकसभा के सांसद रहे, राज्यसभा के सांसद रहे हैं और उनके पास राजनीतिक अनुभव भी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सारे सीनियर्स से, सारे पदाधिकारियों से, पीसीसी और एआईसीसी के मेंबर्स, हमारे जिला अध्यक्षों से, ब्लॉक अध्यक्षों से वो चर्चा कर रहे हैं और उनके कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं जिस पर वो बात करें, इधर उधर की बात नहीं कर रहे हैं। उनके 2-3 पॉइंट्स हैं जो मैं सुन पाया। एक ये कि 2 महीने पहले 4-5 सीटों में इलेक्शन में हम हार गए, कि 2 महीने बाद इलेक्शन होता है, दोनों बाई इलेक्शन जीत गए, इसका मतलब पब्लिक में इच्छा थी कि हम कांग्रेस को दें और बीजेपी से नाराजी। तो फिर क्या कारण रहे कि हम 5 सीट हार गए। देहरादून में बन रही सैन्य धाम के निर्माण को लेकर आरटीआई के जरिए एक बड़ा खुलासा हुआ है। आरटीआई में सैन्य धाम के निर्माण में करोड़ों के गोलमाल का मामला उजागर हुआ है। देखिए रिपोर्ट। सैन्य धाम के निर्माण में करोड़ों का गोलमाल, बजट को लेकर खेला गया बड़ा खेल, शहीदों की मिट्टी में भी कमीशन का खेल। आरटीआई से हुआ बड़ा खुलासा।
उत्तराखंड के 5वें धाम के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट सैन्य धाम का निर्माण हो रहा है, लेकिन अब इसमें करोड़ों के गोलमाल का मामला सामने आया है। आरटीआई के जरिए सैन्य धाम के निर्माण में लगाए गए बजट को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। यहां तक कि सैन्य धाम में शहीदों की मिट्टी में कमीशन का खेल खेला गया है। आरटीआई एक्टिविस्ट और एडवोकेट विकेश नेगी ने बड़ा खुलासा किया है कि सैन्य धाम में टेंडर से लेकर निर्माण कार्यों में करोड़ों का गोलमाल हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट 49 करोड़ का था और अब ये 99 करोड़ तक पहुंच चुका है। ठेकेदार और अफसरों की मिलीभगत से प्रोजेक्ट की लागत बढ़ी है। बता दें कि देहरादून के पुरकुल गांव में सैन्य धाम का निर्माण चल रहा है। सैन्य धाम के निर्माण के लिए अधिकांश धनराशि केंद्र सरकार ने दी है। ये प्रोजेक्ट 8 नवंबर 2023 तक पूरा होना था, लेकिन पहले इसे इसी साल मार्च तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया और अब इसकी समय सीमा को बढ़ाकर अक्टूबर कर दिया गया है। एडवोकेट विकेश नेगी के मुताबिक आरटीआई से खुलासा हुआ है कि उत्तराखंड पेयजल संसाधन एवं विकास निर्माण निगम ने इसका ग्लोबल टेंडर ही जारी नहीं किया। देखिए, ये मामला ऐसा है, सैन्य धाम जो ये प्रोजेक्ट बन रहा था, इसमें केंद्र का पैसा लगा हुआ है और पेयजल निगम और सैन्य कल्याण विभाग इसको लॉन्च कर रहे हैं। अब इसमें कंस्ट्रक्शन के लिए जब टेंडर खोले गए, इसमें पहले अनियमितताएं आई। 48 करोड़ का जब ये टेंडर हुआ तो इसमें ज़्यादा इसको ग्लोबल टेंडर नहीं करा गया और इसमें वित्तीय जो इनके डायरेक्टर थे उन्होंने आपत्ति लगा दी थी कि आपने ये उसमें अल्पकालीन उसमें कैसे खोल दिया। तब इन्होंने इसको 49 करोड़ में जो ठेकेदार है उसने ही अपना एक डमी आदमी खड़ा करके एक उसको 50 का रेट लगाया और अपना 49 का, जो 49 का उसने पहले भी लगा रखा था। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक निगम ने इतनी बड़ी धनराशि का टेंडर बिना प्रशासनिक अनुमति के जारी किया था। पेयजल निगम ने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी विकास नगर यूनिट के प्रोजेक्ट मैनेजर रविंद्र कुमार को दी। जब रविंद्र कुमार का तबादला देहरादून हुआ तो वो अपने साथ जेई शीतल गुरुंग और एई संजय यादव को भी योजना के साथ ले आए। सैन्य धाम की योजना बनाते समय इन इंजीनियर्स और संबंधित अफसरों ने बेहद लापरवाही बरती है। 48 करोड़ का प्रोजेक्ट महज एक साल में बढ़कर 100 करोड़ हो गया है। जो मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं आप उसमें सब देखिए, आरटीआई में निकला सेम स्टैम्प वेंडर है, जबकि दूसरी कंपनी कानपुर की है और 2 बार टेंडर जो दिखाए हैं इन्होंने, और पर इन्होंने जो हमें आरटीआई में दिया उन्होंने केवल एक ही बार का टेंडर दिखाया। दूसरी चीज़, दोनों बार टेंडर में एफिडेविट एक ही जगह से नोटाइज हो रखे, एक ही जगह से स्टैंप ले रखे। ये कैसे संभव है? तो बीड थी 56 करोड़ की और पहुंच गया ऊपर। ये 49 करोड़ का जो हिसाब बनाया था इन्होंने, वो अब पहुंच गया 99 करोड़ में। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक सैन्य धाम के निर्माण में जो मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी क्वालिटी और दाम को लेकर भी घोटाला हुआ है। अभी सैन्य धाम बना नहीं, उसको डिमोलिश करने के भी 2.5 करोड़ हो गए। इसमें एक जो इनकी ड्राइंग जो सैंक्शन हुई है उसके विपरीत इसमें काम चल रहा है। जो ड्राइंग में जो मटेरियल लगना है, जो बता रखा 5.5 mm का जो उसमें वो भरा, वो 3 पॉइंट उसमें वो लगाया जा रहा है। तो कंस्ट्रक्शन की भी जो कार्यशैली है वो भी निचले स्तर की सामने आ रही है। सैन्य धाम में करोड़ों के गोलमाल का मामला हैरान करने वाला है। पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट जिसमें घोटाले की बू आ रही है। देखना होगा कि आरटीआई से हुए खुलासे के बाद आखिर इस ओर क्या कदम उठाए जाते हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जाम के जाम से लोग परेशान हैं और जाम को कम करने के लिए नया प्लान तैयार किया गया है। दरअसल अब स्कूल खुलने का समय 7 बजे कर दिया गया है और दोपहर 1:45 पर स्कूल बंद हो जाएगा। इसी मौके पर हमारे संवाददाता ने कुछ अभिभावकों से बातचीत की, सुनिए। देहरादून में यातायात की अगर हम बात करें तो यहाँ की यातायात की व्यवस्था बहुत ही खराब देखने को मिलती है, लेकिन इस यातायात की व्यवस्था को सुधार करने के लिए अब जो देहरादून के एसएसपी है अजय सिंह, उन्होंने एक कार्य योजना बनाई है। हालांकि जो ये स्कूल है, स्कूल की हम बात करें तो जो देहरादून के जो 21 मुख्य जगहों पे जो स्कूल है जिनके वजह से सड़कों पर जाम देखने को मिलते थे, उन्हीं को लेकर एक कार्य योजना तैयार की गई है। अब कार्य योजना के तहत अगर हम बात करें तो इस
21 स्कूलों में 5 जोन बनाए गए हैं, जो नेहरू कॉलोनी है, सुभाष रोड है, कर्जन रोड है, इसी रोड है, सुभाष रोड है। इन जो 5 जोन में 21 स्कूल चिन्हित किए गए हैं। इन जो 21 स्कूलों को इनके जो समय में थोड़ा बदलाव कर दिया गया है। जो इनका समय हुआ करता था, जो निजी जो पर डे चलता था समय, उसमें कुछ बदलाव किया गया है। अब बदलाव में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अभी जो छुट्टी जिस समय होती थी उससे कुछ आधे घंटे पहले छुट्टी हो चुकी है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि स्कूल में जो टाइमिंग है वो टाइमिंग भी चेंज कर दी गई है। अगर हम बात करें LKG से लेकर UKG, 1st से लेकर 5th तक, 6 से लेकर 8 तक और 9 से लेकर 12 तक। पहले जैसा हम बता दें कि जैसे पहले हुआ करता था, सभी बच्चों की इकट्ठी छुट्टी होती थी, जिसके वजह से जाम की स्थिति देखने को मिलती थी। लेकिन अब समय को अलग अलग बांट दिया है। हर जो LKG से UKG की हम बात करें तो उसमें और 1st से लेकर 5th की बात करें तो 10-10, 15-15 मिनट का फ़र्क अंतर डाल दिया गया है। और स्कूलों में अब हम बात करते हैं, ये बच्चे हैं, ये छोटे बच्चे हैं, इनसे थोड़ी बातचीत करेंगे। मैडम, थोड़ा समय बदलाव हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रैफिक कम होगा, बस यही बढ़िया है इसमें। तो अभिभावकों का भी ये कहना है कि अगर जिससे समय बदलाव हुआ है उसमें समय बदलाव में भी कोई दिक्कत नहीं है, ट्रैफिक में कोई थोड़ा सुधार देखने को मिल सकता है। वहीं और भी परिजन हमारे साथ में बच्चे लेके जा रहे हैं। सर, ये जो समय बदलाव क्या है, थोड़ा बदलाव हुआ है स्कूल में, समय थोड़ा सुबह जल्दी बुलाया जा रहा है, थोड़ा छुट्टी होती थी पहले, तो कितना फ़र्क देखने को मिलेगा और कितने सहूलियतें कुछ मतलब अलग तो देखने को मिलेगा? अब देखिए सर, ये तो चीज़ें प्रशासन इनके ट्रायल पे है ये चीज़ें, अब देखेंगे, मतलब फ़र्क तो पड़ना चाहिए, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। 15 मिनट आगे पीछे करके थोड़ा और विंडो देना चाहिए था इसमें, मतलब टाइमिंग का जो भी है। इट्स नॉट अबाउट सिर्फ स्कूल का नहीं है, बाकी जो ट्रैफिक है उसको भी प्रशासन थोड़ा वो करें कंट्रोल अपने हिसाब से। अब देखें, तो जिस तरह से आपके जो बच्चे हैं सुबह 15 मिनट पहले आ रहे हैं, और थोड़ा आपको दिक्कत तो नहीं हुई? आज तो फर्स्ट डे था, फर्स्ट डे कुछ खास फ़र्क पड़ा नहीं, क्योंकि सुबह इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, मेन होता है इस टाइम पे, छुट्टी के टाइम पे। अब देखेंगे कैसा क्या होता है, आज तो पहला दिन है सर, देखते हैं। तो साफ तौर पे जो अभिभावक है वो भी जो देहरादून के जो SSP अजय सिंह के जो ये कार्य योजना बनाई है उनसे सहमति जता रहे हैं कि जो ये योजना बनाई गई है इससे जो ट्रैफिक पे खासा ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर हम SSP की बात करें तो SSP का भी यही कहना था कि जितना दबाव जो छुट्टी होने पर पड़ता था, जाम की स्थिति देखने को मिलती थी, लेकिन अब जिस तरह से समय का चेंज किया गया है उसमें थोड़ा सा प्रभाव देखने को मिलेगा। कुछ और भी अभिभावक है, जानते हैं कि इनको जिससे समय चेंज हुआ है तो दिक्कतों का कुछ सर, बच्चे का समय चेंज हुआ है, कुछ दिक्कत नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो समय चेंज किया गया है ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर किया है, तो कुछ उम्मीद है? हाँ, इम्प्रूव तो होगी। हाँ जी। तो सभी का यही कहना है कि जो समय चेंज किया गया है कुछ मतलब हमें इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सभी लोग यही चाहते हैं, जिस तरह से देहरादून में आम जनता है जाम की दिक्कतों से सामना करना पड़ता है, अब ये लोग भी ये चाहते हैं कि जो जाम की स्थिति है उनको ना देखने को मिले। जो अभिभावक है सभी की सहमति है कि जो समय चेंज किया गया है इसमें ट्रैफिक में सुधार हो सकता है। हालांकि ये जो ट्रायल लिया जा रहा है 1 हफ्ते का, उसमें देखा जाएगा कितना ट्रैफिक में सुधार होता है और आने वाले समय में यही समय रखा जाएगा। कैमरा पर्सन मनवर के साथ हिमांशु चौहान, रफ्तार मीडिया, देहरादून। उत्तरकाशी में करोड़ों की लागत से बने काजी हाउस की एक बदहाल तस्वीर सामने आई है, जहां मवेशियों के लिए ना कोई व्यवस्था, ना उनके लिए चारा। मवेशियों की ऐसी हालत है कि आप देखकर भी दंग रह जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में जहां एक तरफ गौशालाओं में उचित व्यवस्था के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, आवारा पशुओं को आश्रय देने की बात कही जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ इन गौशालाओं की हकीकत धरातल पर बिल्कुल जुदा नजर आती है। पिछले दिनों देहरादून से कांजी हाउस की हैरान कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई थी और अब उत्तरकाशी से कांजी हाउस की बदहाल तस्वीर सामने आई है। इन तस्वीरों को देख आप अंदाजा लगा ही चुके होंगे कि यहाँ इन मवेशियों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की जाती है। दरअसल उत्तरकाशी का ये कांजी हाउस नगर पालिका की देखरेख में आता है, लेकिन इस कांजी हाउस में मवेशियों की किस तरह से देखरेख की जा रही है, इन तस्वीरों को देख आप अभी तक समझ चुके होंगे। यहाँ करीब 30 से 35 गायें हैं, जिनके लिए ना तो चारे की कोई व्यवस्था है और ना ही कोई अन्य सुविधा।
चारों तरफ सिर्फ गंदगी का अंबार है। हालात ऐसे हैं कि अगर पशु बीमार हो गए तो ना उनके लिए किसी तरह का कोई उपचार, और अगर इलाज ना मिलने पर इन पशुओं की मौत हो जाती है तो उनको दफनाने तक के लिए ना तो जगह है और ना ही मिट्टी। सरकार से हर बार ही निवेदन किया जाता है, जबकि सरकार ने स्पेशली इसके लिए एक विभाग तय किया है। सौरभ बहुगुणा जी मंत्री इस विभाग के हैं और वो आए भी थे उत्तरकाशी। उन्होंने उस समय भी बताया था कि हम जो ये गाय हैं जिनके लिए कांजी हाउस बनाया गया है, वहाँ पर पर्याप्त उनके लिए खाने की व्यवस्था की जाती है। बहुत बड़ा कांजी हाउस बना हुआ है, पर वहाँ अगर आप स्थिति देखने जाएंगे तो उस कांजी हाउस की बहुत बुरी स्थिति है, क्योंकि गाय तो आवारा बाजार में घूम रही हैं और उस कांजी हाउस के अंदर कोई गाय रह भी रही है तो वह बहुत दयनीय स्थिति और बुरी स्थिति है। कांजी हाउस की तस्वीर देख नगर पालिका पर सवाल उठना लाजमी है। इन पशुओं के नाम पर मिलने वाले बजट की खपत आखिर कहां हो रही है? आखिर इतनी दयनीय स्थिति में इन गायों को क्यों रखा गया है? क्यों इनके लिए चारे और अन्य व्यवस्थाएं नहीं की जा रही है? हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है, फिर क्यों गायों की ऐसी दुर्दशा की जा रही है? इन तमाम सवालों के साथ उन दावों की भी पोल खुल जाती है जो सरकार की तरफ से किए जाते हैं, लेकिन दावे और प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा इन बेजुबान जानवरों को भुगतना पड़ रहा है। रफ्तार मीडिया के लिए उत्तरकाशी से पृथ्वी नेथानी की रिपोर्ट। रुद्रपुर पहुंचे कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने निर्माणाधीन रुद्रपुर बाईपास का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य कर रही कार्यदायी संस्था NHAI के अधिकारियों को गुणवत्ता का खास ध्यान रखने के लिए कहा। बता दें कि NHAI रुद्रपुर से नैनीताल को जोड़ने के लिए करीब 20.64 किलोमीटर लंबा बाईपास का निर्माण कर रही है और इसकी लागत 1152 करोड़ रुपए है। कहा जा रहा है कि निर्माण कार्य जुलाई 2026 तक पूरा हो जाएगा। एक तो ये बताना चाहूँगा कि ये रिकॉर्ड टाइम में कंप्लीट हुई है और बहुत से प्रोजेक्ट्स मैंने देखे हैं, इतनी जल्दी ये काम कभी नहीं हुआ है। तो इसमें तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, SLO हैं, DM साहब हैं, ये बधाई के पात्र हैं। सेकेंडली इससे मल्टीपल लोगों को फ़ायदे होने वाले हैं, चाहे जो टूरिस्ट नैनीताल जाएंगे, सिडकुल में आने वाले वाहन होंगे या फिर अन्य लोग जो किच्छा सितारगंज से जाते हैं। मल्टीपल बेनिफिट्स इस प्रोजेक्ट के हैं। इसमें थोड़ा बहुत मामूली अड़चनें मुझे लगता है प्रोजेक्ट के 1-2% एरिया में होंगी, उनको भी हम लोग जल्दी दूर करेंगे। क्या कमियां रही? तो फिजिकल वेरिफिकेशन मैंने किया नहीं है इसका, मैं देख रहा हूँ। ऐसा सच अभी कमियों का तो इस तरह से ऐसी कोई संज्ञान में नहीं है। मॉनसून की दस्तक के बाद पूरे प्रदेश भर में लगातार बारिश का दौर जारी है और इस बीच बरसात से लोग परेशान हैं। आपको बता दें, मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग ने कुमाऊं के अधिकांश जिलों के लिए अगले 48 घंटे तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं गढ़वाल के अधिकांश जिलों में सहित राजधानी देहरादून की बात करें तो यहाँ पर बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में लोगों से भी सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। आगे वो देखते हैं कि आज 19 तारीख जैसे है तो आज भी हल्की से मध्यम बारिश तो अनेक जगहों तक में प्रदेश में है। भारी वर्षा की बात करें तो उसमें नैनीताल है या इधर देहरादून, टेहरी, पौड़ी या चंपावत है। इधर अंदर में देखें तो बागेश्वर, इनमें बिल्कुल संभावना है कि एक आध जगह में भारी वर्षा मिलेंगे। बाकी जगह मैं कहूँगा कि यहाँ हल्की से मध्यम बारिश अनेक जगहों तक में वो रहने वाली है। कल जब आप 20 तारीख को जा रहे हैं तो बारिश की जो एक्टिविटी है वो बढ़ेगी। 20 और 21 तारीख में अगर बात करूं जुलाई की तो उसमें आप देखेंगे कि ज़्यादातर जगहों में बारिश रहेगी हल्की से मध्यम। और जब भारी से बहुत भारी वर्षा की बात करते हैं तो उसमें आप ये देखेंगे कि जो आपका नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर है तो इनमें भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना कल और परसों में है। तो इसके लिए हमने ऑरेंज अलर्ट उसको रखा, ऑरेंज वार्निंग में उसको रखा गया है। तो 2 दिन जो है मैं कहूँगा इन डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा एक्टिविटी रहेगी। भारी से बहुत भारी वर्षा भी वो कहीं कहीं पर दिखेगी, मिलेगी इनमें। उधर मसूरी में लगातार हो रही बारिश की वजह से बरसात का पानी नालियों की बजाय सड़कों पर बह रहा है। इस वजह से राहगीरों को चलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि पिक्चर पैलेस से लंढौर बाजार तक सड़क का बड़ा हिस्सा टूट गया। बता दें कि प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से सड़क मार्ग पर आवाजाही बंद कर दी है। वहीं नगर पालिका के अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया, साथ ही संबंधित ठेकेदार को सड़क मरम्मत के लिए कहा गया। देखिए, ये बात सही है कि यहाँ पर ये जो रोड है काफ़ी लंबे समय से धंस रही थी और इसकी संज्ञान जो है प्रशासन को था। तो मैं मानता हूँ कि समय रहते यदि इस पर जो है इसका ट्रीटमेंट किया जाता तो आज ये इस तरह बड़ा पुस्ता यहाँ पे नहीं गिरता और जिससे लोगों को बहुत परेशानी हुई है।
मैंने माननीय मंत्री और क्षेत्रीय विधायक श्रीमान गणेश जोशी से बात की है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अतिशीघ्र उसका काम शुरू किया जाए और मैं मानता हूँ कि शासन प्रशासन मुस्तैद है। आप देखते हैं कि आपदा का टाइम है और आपदा में अचानक चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन सरकार जहाँ पर भी आपदा आ रही है उसको जो है अतिशीघ्र उस पर जो है काम शुरू कर रही है। उधर पौड़ी के बीरोखाल ब्लॉक में जंगली मशरूम खाने से 8 मजदूरों की तबीयत बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि यहां फर्सवाड़ी क्षेत्र में मजदूरी कर रहे मजदूरों ने जंगल से मशरूम खाया और जिसे खाने के बाद उन्हें पेट में दर्द और उल्टी शुरू हो गई। आनंद फानन में मजदूरों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। फिलहाल सभी की हालत ठीक बताई जा रही है। फरसाड़ी हमारा क्षेत्र, तो वहाँ पे कुछ लोग मजदूर काम कर रहे थे, तो 8 लोग उनमें से ऐसे थे जिन्होंने मशरूम कहीं से जंगल से तोड़ करके और खाया सुबह बना करके। उसके बाद उनको अचानक उल्टी, दस्त, सिर में दर्द, उनका बीपी बढ़ गया, बेचैनी हुई। तब उनको CSC हमारे बीरोखाल लेकर के आए थे। वहाँ उन सभी का इलाज किया गया, 2-3 तो डिस्चार्ज हो गया। अभी सबकी स्थिति सब खतरे से बाहर है। वहीं रुद्रपुर में CBSE बोर्ड की इम्प्रूवमेंट परीक्षा आज से शुरू हो गई है। साल 2024 में CBSE बोर्ड परीक्षा में 1 या 2 विषय में असफल रहे छात्र छात्राओं को अंक सुधारने का मौका दिया जा रहा है। सर बेसिकली सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन भी बाकी एग्जाम की तरह ही होता है, गाइडलाइन सेम ही होती है, लेकिन जो अप्रोच होती है हम बच्चों को जब डील करते हैं उसमें हम प्रैक्टिकली हम ऑन ग्राउंड थोड़ा डिफरेंस रहता है। बिकॉज हम समझते हैं कि वो बच्चे हैं जो एकेडमिक्स में मेन एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा नहीं कर पाए। ज़्यादातर बच्चे स्टडीज़ में वीक होते हैं और या उनको कोई मेडिकल इशू या किसी और प्रकार का इशू रहता है, तो उसको माइंड में रखते हुए हम लोग एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं एक सिंपैथेटिक अप्रोच लेकर के। चंपावत के कांडे गांव में खेत में काम कर रहे बुजुर्ग पर गुलदार ने हमला कर दिया। इस हमले में बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया, जिनका इलाज उप जिला चिकित्सालय में चल रहा है। अभी इसके जो लक्ष्मण सिंह आए हैं, इनके हाथ में भी चोट लगी है और ये भी पहले जिला अस्पताल गए थे, वहाँ पे इन्होंने प्राइमरी ट्रीटमेंट लिया और आंखों के आसपास में बहुत ज़्यादा लैसरेशन है और नाक में भी लैसरेशन है, जिसको कि उनको अभी देखा जाएगा और उसके बाद आगे के लिए उसको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। हाँ, इन्फेक्शन हो सकता है, रेबीज हो सकता है, तो रेबीज के इंजेक्शन इनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लगा दिए गए हैं। लोहाघाट के देवीधार मां भगवती मंदिर में 25वें देवीधार महोत्सव के मौके पर कमेटी कई प्रतियोगिताओं का आयोजन करती है, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं ने इस बार भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर कमेटी अध्यक्ष जीवन मेहता ने बताया कि इस साल महोत्सव में अलग अलग खेल, सांस्कृतिक और शैक्षणिक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। देवी महोत्सव देवधार को इस बार जयंती का रूप दिया गया है और इस बार हम तृतीय दिवस में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ विभिन्न विद्यालयों की शैक्षिक प्रतियोगिता, फुटबॉल, कैरम, वॉलीबॉल प्रतियोगिता के साथ चित्रकला और निबंध प्रतियोगिता यहाँ पर चल रही है। साथ साथ यहाँ पर विशाल वृक्षारोपण भी यहाँ पर हुआ है और आने वाले कल को हमारे विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिता के फाइनल होंगे और पुरस्कार होंगे और तीनों गाँव में रात्रि कल जागरण होगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने किया सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का शुभारंभ। उत्तराखंड बना GIP लॉन्च करने वाला पहला राज्य। मुख्यमंत्री बोले विकास और पर्यावरण संरक्षण में आगे बढ़ रहा राज्य। लोकसभा चुनाव में मिला हार के कारण को जानने में जुटी है कांग्रेस। लोकसभा व नेताओं से हो रही चर्चा, हाईकमान को भेजी जाएगी रिपोर्ट। ठोस रणनीति पर होगा काम। राजधानी दून में बन रहे शैर्यधाम को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। निर्माण कार्यों में करोड़ों का घोटाला, शहीदों की मिट्टी में भी कमीशन का खेल। देहरादून में यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए नया ट्रैफिक प्लान लागू। 21 स्कूलों के खुलने और छुट्टी के समय में हुआ बदलाव। जाम के जाम से मिलेगी निजात।